बारसा फैंस, कैसे हो तुम लोग? आज खुश तो बहुत होगे तुम और मजे भी मार रहे होगे काफी दिनों के बाद, क्योंकि जब से निको विलियम वाली स्टोरी हमारे साथ हुई है ना, उसके बाद से मैंने देखा है कि बारसा फैंस जो है ना काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। और बारसा फैंस की जो ये ट्रांसफर विंडो ना एक तरह से खत्म ही होकर रह गई थी, क्योंकि कोई ज्यादा उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ नहीं रहे कि हम किसी एक अच्छे और बड़े विंगर को साइन करने के लिए जा रहे हैं या किसी फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को हम साइन करने जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों नूजा का नाम लिया जा रहा था, तो फिलहाल कोई स्टोरी ऐसी सामने आ नहीं रही। लेकिन आज पीएसजी और रियल मैड्रिड की गेम के बाद से बारसा फैंस के दिल जो है ना वो थोड़े से खुश हुए होंगे और तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हुई होगी। लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीएसजी और मैड्रिड की गेम के ऊपर बात करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर पीएसजी जो है वो बेसिकली मेरे ख्याल में इस वक्त यूरोप में एक तरह से बेंचमार्क बनाकर बैठी हुई है कि जो भी टीम्स हैं यूरोप में वो देख रही हैं कि भाई हमें पीएसजी के साथ मुकाबला करना है अगर हमको अगले सीजन में चैंपियंस लीग जीतनी है तो। और दूसरी तरफ मैं रियल मैड्रिड के ऊपर इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे लिए डायरेक्ट राइवल होते हैं किसी भी ट्रॉफी के लिए, चाहे आप यूसीएल की बात कर लो या आप डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स की बात कर लो। तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि आज की गेम से हमें क्या सीखने को मिला है और हम अगले सीजन की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, और क्या रियल मैड्रिड इस सीजन में बार्सिलोना को टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी आज की परफॉर्मेंस के बाद से। और क्या पीएसजी जो है वो वाकई में एक ऐसी लीथल टीम बन चुकी है कि जिसको हराना अब इतना आसान नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बार्सिलोना की जो ट्रांसफर मार्केट की न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार तकरीबन 65 से 70% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं ना वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया भाई अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो भैया सबसे पहले हम पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड की गेम की बात कर लेते हैं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसजी जो है वो इस टाइम पे एक तरह से बेंचमार्क बनाकर बैठी हुई है, और देखो ट्रेबल उन्होंने कंप्लीट किया है और क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में वो आ चुके हैं। तो एक ये यूनिक किस्म की अचीवमेंट करने जा रहे हैं कि जहां पर वो ट्रेबल के साथ साथ क्लब वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। पहले भी क्लब वर्ल्ड कप जीता है, बारसा ने भी जीता था ट्रेबल के साथ, लेकिन जो ये वाला वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें बहुत सारी टीम्स हैं। यहाँ पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पर 32 टीमें खेल रही थी। तो यहाँ से आप अगर टूर्नामेंट जीतते हो और सेमीफाइनल में आप रियल मैड्रिड को हरा कर जाते हो तो भाई ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आपने यूसीएल भी जीत लिया, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स भी जीत लिए और अब क्लब वर्ल्ड कप भी आप जीतने वाले हो। तो इसका मतलब ये कि भाई पीएसजी जो है ना वो इस वक्त यूरोप की बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। और देखो यार एक चीज मैं आपको बताऊं कि पीएसजी ने ऐसा किया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फुटबॉल के अंदर टीम का बैलेंस होना। आपके पास सुपरस्टार्स हैं या नहीं है, मैं तो फुटबॉल जो समझता हूँ वो यही समझता हूँ। आपके पास सुपरस्टार्स नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, आपके पास डिसेंट प्लेयर्स हो हर पोजीशन के ऊपर, अच्छा बैकअप हो, बेंच स्ट्रेंथ आपके पास अच्छी हो, तो आपकी टीम किसी भी कंपटीशन के लिए फाइट कर सकती है। और पीएसजी ने वही किया। अब एम्बापे के जाने के बाद से इस टीम का बैलेंस भी बन गया। वो एक मेन मैन थे, इससे पहले मेसी भी थे, नेमार भी थे, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। अब क्या है कि यहाँ पे कोई सुपरस्टार नहीं है, सब टीम के लिए खेलते हैं, सब जान मारते हैं, और आप देखो उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। देखो इसमें एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि ये वो पीएसजी टीम है जिसको इस सीजन के शुरू में कोई भी चैंपियंस लीग के लिए ना कंसिडर ही नहीं कर रहा था। इनका ग्रुप स्टेज भी चैंपियंस लीग का कोई इतना अच्छा नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल के साथ ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन नॉकआउट के अंदर इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। और क्या होता है कि ये वही पीएसजी टीम है जिसने पिछले 10-15 सालों में सब कुछ कर लिया, पानी की तरह पैसा बहा लिया था चैंपियंस लीग जीतने के लिए, लेकिन ये चैंपियंस लीग नहीं जीत पा रहे थे। इस बार इनकी टीम का बैलेंस अच्छा हुआ तो इन्होंने चैंपियंस लीग भी जीत ली, और चैंपियंस लीग जीतने के बाद से इस टीम का एटीट्यूड और मेंटालिटी भी पूरी की पूरी चेंज हो गई। ये बिल्कुल आर्सेनल की तरह की टीम थी जहां पर इनको एक प्रॉब्लम है मेंटालिटी का, कि बड़ी गेम आती है और ये लोग बेचारे जो है ना रह जाते थे। लेकिन इस बार जब इन्होंने यूसीएल जीता और यूसीएल के फाइनल में इंटर मिलान को 5 गोल मार दिए इन्होंने, और अब इन्होंने 4-0 से रियल मैड्रिड को भी हरा दिया, तो इस बात से ये पता लगता है कि इन लोगों की मेंटालिटी किस तरह से चेंज हुई है। और अब ये टीम जो है ना आपको हमेशा यूरोप के अंदर तंग करता हुआ नजर आएगी बड़ी टीम्स को, क्योंकि वो जो एक मेंटल बैरियर था वो चीज़ इनकी अब खत्म हो चुकी है। तो साथ ही साथ आप ये देखो कि डेम्बले जो कि बारसा में एक फ्लॉप थे, इंजर्ड रहते थे, वो वहां पर जाकर भी बैलोन डोर कंटेंडर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब तो शायद वो बैलोन डोर एक तरह से जीत ही चुके हैं। उसके साथ
कवारा इन्होंने साइन किया है, उसके अलावा इनकी मिडफील्ड में विटीनिया है, रामस है, और फिर जब ये प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट होते हैं तो तब भी इनके पास जो प्लेयर्स आकर खेल रहे होते हैं वो भी बहुत ही क्लास के प्लेयर है। मतलब बारकोला, मैं तो आज भी यही बात बोलूंगा कि यार अगर बारसा बारकोला को साइन कर सकती है लेफ्ट विंग के ऊपर तो भाई बारकोला को साइन कर लो, क्योंकि वो प्लेयर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे पता है कि वो भी काफी हाई प्राइस में इस वक्त मार्केट में अगर अवेलेबल होगा तो काफी हाई प्राइस में होगा। साथ ही साथ मैं रियल मैड्रिड की बात करना चाहूंगा कि यार देखो, रियल मैड्रिड ने मैनेजर चेंज किया, रियल मैड्रिड ने कुछ साइनिंग्स किए, और मैंने शायद अपनी स्ट्रीम में ये बात कही थी या मैंने अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि रियल मैड्रिड ने जो साइनिंग्स किए ना, वो साइनिंग्स मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइनिंग्स नहीं है। ठीक है, बॉल प्लेइंग प्लेयर्स लेकर आए हैं, ये ट्रेंट को लेकर आए हैं, हुइसन को लेकर आए हैं, आज दोनों ही नहीं खेल रहे थे, वो बात समझ में आती है मुझे, लेकिन इनका पिछले सीजन में जो प्रॉब्लम था वो डिफेंस था, और आज भी ये डिफेंसिवली जो है एक्सपोज होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको एक प्रॉपर सेंटर बैक साइन करना होगा। राइट बैक एक तरह से ये ट्रेंड को लेकर तो आए हैं, कार्वाहेल भी वापस जरूर आए हैं, लेकिन राइट बैक की पोजीशन भी इनकी काफी ज्यादा मुझे वीक इस टाइम पर नजर आ रही है डिफेंसिवली। यूजुअली क्या होता है कि रुदिगर बड़े सॉलिड डिफेंडर होते हैं, लेकिन आज रुदिगर ने भी गलती कर दी, और असेंसियो जिनको इन्होंने नेक्स्ट रामस बनाया हुआ था, बहुत ज्यादा चढ़ाया हुआ था, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि असेंसियो डेवलप हो रहा है, उसको इतना ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है। और मैं अभी भी ये बात करूंगा कि अगर आप उसको कंपेयर करोगे कुबारसी के साथ, तो कुबारसी छोटी एज में ज्यादा मेच्योर, ज्यादा सॉलिड प्लेयर है, टेक्निकली भी ज्यादा साउंड है, और उसकी डिसीजन मेकिंग भी ज्यादा अच्छी है। तो असेंसियो अभी डेवलप हो रहा है, उसको इतना ज्यादा हाइप करने की जरूरत है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये रियल मैड्रिड की टीम जो है अभी अर्ली डेज में है अंडर जावी अलोंसो, तो इनको इम्प्रूव होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और जावी को भी अपने कॉम्बिनेशन देखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और उसके साथ साथ मैं जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ वो विनी जूनियर से हुआ कि यार विनी जूनियर पिछले से पिछले सीजन में वो बैलन डोर कंटेंडर थे, उसके बाद से क्या हो गया उनको कि इवन के अब रियल मैड्रिड के फैंस भी ये बात बोल रहे हैं कि भाई उसको उसको बेंच कर दो, इतनी खराब फुटबॉल वो खेल रहे हैं। और आज की गेम में कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया, कुछ भी आज रियल मैड्रिड ने अच्छा नहीं किया, ना वो प्रॉपरली प्रेस कर पाए, और डरे डरे से वो खेल रहे थे। पहले 10-15 मिनट के अंदर जब उनको 2 गोल पड़ गए थे, उसके बाद से रियल मैड्रिड जो है ना वो लग ही नहीं रहा था कि ये मैच में वापस आने की कोशिश कर रही है। तो जावी अलोंसो और रियल मैड्रिड के लिए भी एक काफी टफ ये आस्क होगा, और मेरे ख्याल में अगर अगले सीजन में कुछ अचीव कर रहा है तो इनको एक सॉलिड सेंटर बैक चाहिए होगा, जो कि सॉलिड सेंटर बैक हो, मतलब उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर बैक आपका सॉलिड होना चाहिए। सेंटर बैक पेयरिंग आपकी सॉलिड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ वही एक प्रॉब्लम कि क्रूस की जगह पे कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं आया इनके पास जो गेम कंट्रोल कर सके, जो गेम बना सके। तो जब तक एक क्रूज की प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं आएगी और सेंटर बैक को ये साइन नहीं करेंगे तो रियल मैड्रिड आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। अब यार हम बार्सिलोना के ऊपर बात कर लेते हैं। यार बार्सिलोना की जो ट्रांसफर मार्केट की न्यूज है ना, उसमें जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो आ रही है राफेल लियो की। मुझे पता है इस टाइम के ऊपर कि बारसा फैंस, इवन कि मैं खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि जब से निको विलियम्स की कहानी खत्म हुई है ना, तो उसके बाद से कुछ ज्यादा अच्छी न्यूज बारसा की ट्रांसफर विंडो को लेकर आ नहीं रही है। तो कॉन्फिडेंट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज, मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि यार कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, लेकिन जो जो थोड़े से वेल नोन सोर्सेज है ना, वहीं से न्यूज लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त राफेल लियो का केस दोबारा से थोड़ा एक्टिव हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि बारसा के अंदर बात हो रही है राफेल लियो के बारे में। लेकिन भाई वही बात है कि एसी मिलान 80-85 मिलियन की डिमांड कर रही है उसके बारे में, तो बारसा इतना पैसा कहाँ से लाएगी, फिर उसको रजिस्टर कैसे करेगी। तो एक तो स्टोरी ये है। दूसरी जो एक न्यूज़ आई है वो ये आई है फर्मीन लूपिस के बारे में कि लिवरपूल 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है बार्सिलोना में। फर्मीन लूपिस को वो 80 मिलियन देने को तैयार है, और उसके साथ साथ वो क्रिस्टियनसन को साइन करना चाहते हैं 20 मिलियन में। तो ये दो साइनिंग जो है लिवरपूल देख रही है अपने स्क्वाड को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। आई एम नॉट श्योर भाई कि क्या बार्सिलोना फर्मीन लूपिस को बेचेगी कि नहीं बेचेगी, क्योंकि फर्मीन लूपिस ने अपने आप को डेवलप किया है, और इस पूरी ट्रांसफर विंडो में मैंने देखा है कि 70-75 मिलियन की जो है वो बात की जा रही है फर्मीन लूपिस के बारे में। लेकिन ये कि हम बारसा फैंस ना अपने लामासिया के प्लेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि हमें प्लेयर्स को सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अब बारसा को ये भी देखना होगा कि अगर बारसा इनको सेल करके 1:1 वाली स्टोरी में बारसा वापस आ सकता है या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद बार्सिलोना इनको सेल भी कर दे। क्रिस्टियनसन तो आपको पता है कि बारसा ऑलरेडी जो है चाहती है कि वो
क्लब छोड़ दें और बारसा उनसे कुछ पैसे बना ले, लेकिन फर्मीन लुपेस का केस जो है ना वो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच के ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी यार 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक टेबास के बारे में या ला लीगा के बारे में न्यूज़ आ रही थी। आपको याद होगा कि निको विलियम्स की साइनिंग से पहले एक न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ ये है कि एथलेटिको जो है वो ला लीगा जा रही है और ला लीगा उसमें पूछेगी कि बारसा कैसे ये साइनिंग्स कर सकती है। और फिर अब ये खबर निकल के सामने आई है कि भाई, और अब ये खबर निकल के सामने आई है, कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करें कि टेबास और कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करें कि ला लीगा ने इन्फॉर्म किया था एथलेटिको बिल्बाओ को कि बारसा की क्या इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन है, और फिर वही इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्बाओ ने दी है निको विलियम्स के कैंप को, और जिसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था बिल्बाओ के साथ रिन्यू करने का। तो एक तो ये बड़ी ख़राब सी न्यूज़ निकल के सामने आई कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बारसा को फिर कोई लीगल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लेना चाहिए। और ये बात तो हम जानते हैं, टेबास कई बार ये बात बोल चुके हैं कि भाई मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ, तो अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है तो ये बड़ी ही अनप्रोफेशनल किस्म की हरकत है। लेकिन बात वही है कि इस वक्त मीडिया पे मेरा तो कोई ट्रस्ट है ही नहीं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किस मीडिया के ऊपर किस सोर्स को जो है वो मैं ट्रस्ट करूं। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।